नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो कि 21 अक्टूबर 2024 का है। ये क्रिमिनल अपील नंबर ऑफ 2024 जो कि अराइजेस विद स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 16282 to 16284 ऑफ 2023 और ये अपीलेंट्स वर्सेस रेस्पोंडेंट्स का केस था, जो रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर है। तो यहाँ पर जो अपीलेंट है वो इन्फॉर्मेंट है, कंप्लेनेंट है, उन्होंने एफआईआर थी वो रजिस्टर्ड कराई थी और जो फैसला था वो हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने जो मैटर था, जो अक्यूज्ड है उनको कन्विक्टेड अक्यूज्ड है उन्होंने क्रिमिनल अपील थी हाई कोर्ट में डाली थी और उनको रिलीफ दे दिया था। तो मींस मैटर था जो ट्रायल कोर्ट में चलाया गया था। अपीलेंट ने एफआईआर रजिस्टर्ड कराई थी और ट्रायल कोर्ट ने एफआईआर के बेसिस पे अक्यूज्ड के ऊपर 302 का जो मुकदमा था वो चलाया था। जो 302 का मुकदमा जो पनिशमेंट फॉर द मर्डर कहते हैं उसका मुकदमा चलाया था और अक्यूज्ड को कन्विक्टेड पाया गया था। अक्यूज्ड ने आगे जाके हाई कोर्ट में अपील फाइल की थी। हाई कोर्ट ने जो कन्विक्शन थी उसको सेट असाइड कर दिया था और मैटर को वापस रिमांड कर दिया था ट्रायल कोर्ट में। और अब उस फैसले को चुनौती दी, हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी थी अपीलेंट ने सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने जो 294 सीआरपीसी का जो प्रोविजन है उसको एनालाइज किया था और इस जजमेंट में हम देखने को मिलेगा। और मैटर को कहा कि जो ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था, मीन्स हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था वो उसमें एरर थी और ट्रायल कोर्ट ने प्रॉपर्ली एप्रिशिएट जो था इलीगलिटी थी। ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में कोई इलीगलिटी नहीं थी और ये कहा कि जो हाई कोर्ट है वो क्रिमिनल अपील को डिसाइड करे रेदर देन मैटर को रिमांड करें ट्रायल कोर्ट में। तो उन्होंने कहा कि क्रिमिनल अपील को आप डिसाइड करें और इस जजमेंट में हम 294 सीआरपी का जो प्रोविजन है वो इसको समझेंगे। और 294 सीआरपीसी कहता क्या है? 294 सीआरपीसी कहता है कि नो फॉर्म टू हैव सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। तो उसको भी अगर कोई डॉक्यूमेंट है, अगर वो फाइल करता है, चाहे प्रोसिक्यूशन हो चाहे अक्यूज्ड हो, अगर ऑपोजिट साइड वाले इसको अपोज नहीं करते हैं तो ऐसे में वो डॉक्यूमेंट को एविडेंस के तौर पर ले लिया जाएगा। तो मतलब ये था, जो मीनिंग ये है कि अगर कोई भी चाहे चार्जशीट में अगर कोई एफआईआर है या फिर कोई भी इंक्वेस्ट रिपोर्ट है या फिर ऑटोप्सी की रिपोर्ट है, तो अगर उस डॉक्यूमेंट को अपोज नहीं करते हैं, तो अगर डिफेंस के काउंसिल अगर उसे अपोज नहीं करते हैं तो उसको एविडेंस के तौर पे ले लिया जाएगा। तो उसमें जरूरी नहीं कि आप गवाह को कटघरे में बुलाएं और कहें कि आपके हस्ताक्षर हैं कि नहीं है। तो मींस फॉर्मल प्रूफ और डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो ये ताकि पर्पस यही था, इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि ट्रायल को जल्द से जल्द मीन्स एक्सपीडिशियसली ट्रायल को चलाया जा सके। तो 294 का जो सीआरपीसी का ये प्रोविजन था, तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में मतलब इसके जो प्रोविजन को समझने में एरर कर दी है और जो जजमेंट्स थी उसको मिसप्लेस थी। जिस जजमेंट पर उन्होंने रिलाई किया था उसको कहा कि वो मिसप्लेस जजमेंट है, तो वो फैक्ट्स उसके अलग थे। और जो अब इसके में देखते हैं इसमें क्या था कंटेंट, फैक्ट्स थे, फैक्ट्स में हम समझेंगे। तो फैक्ट्स में ये था कि जो इन्फॉर्मेंट थे, पहले तो हम इसके जजमेंट के पैराग्राफिकली देखते हैं कि जजमेंट क्या थी। जो इन्फॉर्मेंट है वो अपीलेंट है, उन्होंने करेक्टनेस ऑफ जजमेंट को चैलेंज को किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको चैलेंज किया था। क्रिमिनल अपील नंबर 3 क्रिमिनल अपील्स थी जो कि हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी थी। मींस कन्विक्शन था वो 4 अक्यूज को किया था, तो 3 क्रिमिनल अपील्स फाइल की थी। मींस 2 अक्यूज ने 1 क्रिमिनल अपील फाइल की थी, तो इसलिए 3 क्रिमिनल अपील्स बनाई गई हैं। तो हाई कोर्ट ने क्रिमिनल्स अपील अलाउ कर दी थी और जो कन्विक्शन जो पास किया गया था ट्रायल कोर्ट ने 15-16 जुलाई को, उसे रिमांड कर दिया था वापस ट्रायल कोर्ट में कि वो आप डिसाइड करें, सेम फ्रेश दोबारा से डिसाइड करें। और मैटर को रिटायर्ड किया जाता है फ्रॉम द स्टेज ऑफ टेस्टिमनी PW2 ऑनवर्ड्स। और फर्दर डायरेक्शन ये दी कि जो ऑथर्स है, मींस हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी कि जो एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट्स के जो ऑथर्स हैं
they are liable to establish the authenticity of the same would be cross examined by the defense। तो मींस यहाँ पे यही था 294 सीआरपीसी के प्रोविजन को के ऊपर ही फोकस किया हाई कोर्ट ने कि जो डॉक्यूमेंट जो लगाए गए थे प्रोसिक्यूशन ने, इट मींस किसी ने जो डॉक्यूमेंट बनाया है, हस्ताक्षर की है, उसको आप मींस एस्टेब्लिश करें, प्रोसिक्यूशन को कहा कि एस्टेब्लिश करें, और साथ में अपॉर्चुनिटी डिफेंस को भी मिलेगी वो क्रॉस एग्जामिन करें। और साथ में कहा कि जो ट्रायल जो है वो प्रोसीड किया जाएगा डे टू डे बेसिस पे और उसे कंक्लूड कर दिया जाना चाहिए 31 मई 2024 से पहले। अब अपीलेंट्स जो थे उनको बेल पे छोड़ दिया गया था साथ में, और साथ कहा कि वो पर्सनल बेल बॉन्ड भरे 2 श्योरिटीज के साथ, जो ट्रायल कोर्ट जो मींस जो कोर्ट कंसर्न जो है वो अगर जितनी भी अमाउंट की श्योरिटी है वो लगाएंगे, और उनको कहा कि एक एडिशनल एफिडेविट भी देंगे ट्रायल कोर्ट में कि वो प्रेजेंट होंगे डे टू डे बेसिस पे। और फर्दर ये भी डिसाइड किया कि जो फाइन इम्पोज किया गया था ट्रायल कोर्ट ने उसको भी स्टे कर दिया, और जब तक वो फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता ट्रायल कोर्ट का। फैक्ट्स क्या थे देखिए, प्रेजेंट अपील के फैक्ट्स पर चलते हैं। फैक्ट्स ये थे कि जो फर्स्ट एफआईआर थी वो लॉन्च की थी अपीलेंट ने, और एक रजिस्टर्ड हुई थी एफआईआर नंबर 1998 का मामला था कि एक यूपी का शहर था, वहां पे डिस्ट्रिक्ट थी, वहां पर रजिस्टर्ड की थी, और 302-34 का मुकदमे के अंदर रजिस्टर्ड हुई थी, और सेक्शन 31B ऑफ SC/ST एक्ट। और प्रोसिक्यूशन की स्टोरी के मुताबिक 21 और 22 अप्रैल 1998 का टाइम था। अपीलेंट और PW2 जो हैं वो हार्वेस्ट में खेतों में खेतों में जो कटाई का काम वो कर रहे थे। उन्होंने गन शॉट्स की मतलब फायरिंग सुनी, और 4 अक्यूज्ड का नाम बताया गया। उन्होंने पाया कि वो असॉल्ट कर रहे हैं अपीलेंट्स के जो पेरेंट्स को असॉल्ट कर रहे हैं, और असॉल्ट करने के बाद उनकी जो बॉडीज हैं वो कुएं में फेंक दी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद पुलिस साइट पे आई, और जो विलेजर्स हैं उनकी हेल्प से डेड बॉडीज को, जो पेरेंट्स थे अपीलेंट के, उनको निकाला, और इंक्वेस्ट रिपोर्ट थी वो प्रिपेयर की गई और बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और जो डिसीज्ड की जो थी मींस जो मदर थी, उन्होंने कहा कि उनकी 7 इंजरीज थी बॉडी में, और एक फेटल वुंड भी था उनकी चेस्ट पे, जो कि गर्दन तक गया था। 28 सेंटीमीटर इंटू 48 इंटू 28 सेंटीमीटर का वुंड था, और जो कॉज ऑफ डेथ थी वो रिकॉर्ड की गई थी, जो फ्रैक्चर हुआ है वर्टिब्रा में, और इंजरी हुई थी स्पाइनल कॉर्ड में। और पोस्टमार्टम थी वो डिसीज्ड की मींस जो फादर की थी वो ये बताया कि 16 इंजरीज थी, जिसमें 11 लेक्रेटेड वुंड्स थे, और कॉज ऑफ डेथ भी ये बताई गई कि स्पाइन में इंजरीज थी और स्पाइनल कॉर्ड में इंजरीज की वजह से डेथ हुई है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो ब्लड सोक्ड गमछा स्कार्फ कहते हैं वो रिकवर किया, जो कि एक्यूज्ड A2 का था, और लाइसेंस्ड SBBL गन और 2 लाइव कारतूस जिंदा कारतूस थे वो बरामद किए। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने 3 एम्प्टी शेलिंग्स भी, केसिंग्स की जो शेल की जो केसिंग्स हैं वो भी 12 बोर की रिकवर की, 1 जिंदा कारतूस और 12 बोर कार्टिलेजेस, 1 लाइव 12 बोर कार्टिलेज का एक जिंदा कारतूस बरामद किया। कार्डबोर्ड भी किया, और प्लास्टिक रॉड्स भी थे। और स्टैंडर्ड रिकवरी के अलावा और भी चीजें रिकवर की, और रिकवर्ड आर्टिकल्स थे वो फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजे, और 3 कार्टिलेजेस थे वो पाए गए कि ये सीज्ड लाइसेंस SBBL गन से निकाले गए हैं, मिस फायर किए गए हैं। FSL की जो रिपोर्ट ने ये भी कंफर्म किया कि जो फायरिंग हुई थी, और लीड और नाइट्रेट क्लियरली इंडिकेट करता है कि जो गन जो है वो रिसेंटली यूज्ड हुई हैं। इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद चार्जशीट सबमिट की गई, मजिस्ट्रेट ने कॉजेंस लिया और केस को सेशन कोर्ट में भेज दिया ट्रायल के लिए। चार्जेस थे जो फ्रेम हुए उन्होंने डिनाई किया अक्यूज ने, और कहा कि वो ट्रायल फेस करना चाहते हैं। प्रोसिक्यूशन ने इन्फॉर्मेंट अपीलेंट PW1 को एग्जामिन किया, और दूसरा आई विटनेस PW2 को भी एग्जामिन किया, और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स भी फाइल किए। काउंसिल थे डॉक्यूमेंट के डिफेंस के, उन्होंने 28/4/2005 को एडमिट किया कि ये डॉक्यूमेंट्स जेन्युइननेस, प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट्स जो है वो जेन्युइन है, और एंड डिस्पेंस्ड विद इट्स फॉर्मल प्रूफ के लिए डिस्पेंस कर दिया। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एक एप्लीकेशन थी 311 CRPC के तहत एप्लीकेशन फाइल की कि जो फॉर्मल विटनेसेस को समन किया जाए,
लेकिन डिफेंस ने उसको अपोज किया। ट्रायल कोर्ट ने जब रिकॉर्ड करने के बाद प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट्स की जो सबमिशंस और एडमिशंस को रिकॉर्ड करने के बाद कि डिफेंस काउंसिल ने इसका एडमिट कर लिए हैं और प्रोसिक्यूशन पेपर्स को एग्जिबिट कर लिया, जो कि जिसे एग्जिबिट नहीं किया गया था, और ट्रायल कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज कर दिया और मैटर को फिक्स कर दिया 4 मई 2005 को। स्टेटमेंट्स जो थी अक्यूज्ड की रिकॉर्ड की जा सके 313 सीआरपीसी के तहत, और स्टेटमेंट ऑफ जो अक्यूज्ड थी 313 सीआरपीसी के अंदर रिकॉर्ड की गई 4 मई 2005 को। लेकिन कुछ इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस थे जो कि अक्यूज्ड के समक्ष नहीं प्रोड्यूस किए गए थे, पुट अप नहीं किए थे। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की 313 सीआरपीसी में, और स्टेटमेंट जो थी 313 सीआरपीसी की उसे रिकॉर्ड की गई एज फार एज बैक मई 2005 में रिकॉर्ड की थी। ट्रायल जो है प्रोसीड फर्दर नहीं हुआ और हाई कोर्ट ने इस पर स्टे कर दी लगा दी थी, और हाई कोर्ट जो ट्रायल जो है फर्दर कमेंस्ड हुआ 2019 में, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने प्रेस किया कि जो एप्लीकेशन थी 229 खा एंड 30 खा समन किया भेजा जाए डॉक्टर को जिन्होंने ऑटोप्सी डिसीज्ड की कंडक्ट की थी, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी समन भेजा जाए तो ताकि वो प्रूव कर सकें रिकवरी मेमो को। एप्लीकेशन को सीरियसली ऑब्जेक्ट किया डिफेंस द्वारा। ट्रायल कोर्ट ने अपनी 15-16 जजमेंट जुलाई 2019 को 4 अक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दिया, उम्र कैद की सजा थी वो सुना दी। अक्यूज्ड को कस्टडी में ले लिया गया जब जजमेंट प्रोनाउंस की गई थी, और उस कन्विक्शन और सेंटेंस से उन्होंने चैलेंज किया। 3 सेपरेट अपील्स थी वो हाई कोर्ट में फाइल की। हाई कोर्ट ने 1 नवंबर 2023 को अक्यूज्ड को पाया कि अक्यूज्ड को फेयर ट्रायल नहीं मिला, और काउंसिल ने एडमिट किए थे डॉक्यूमेंट्स को प्रोसिक्यूशन के, और डिस्पेंस कर दिया था फॉर्मल प्रूफ के लिए। तो इसकी वजह से सीरियस और फैटल इलीगलिटी हुई है, और इसलिए ये एक्सपीडिएंट है कि वो मैटर को रिमांड किया जाए ट्रायल कोर्ट में फर्दर मींस रिकॉर्डिंग जब जो एविडेंस का जो रिकॉर्ड होना था PW2 का, जिसको क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया था डिफेंस द्वारा, और लिबर्टी दे दी कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं PW2 का, और प्रोसिक्यूशन जो है कहा कि वो भी फॉर्मल विटनेस प्रोड्यूस करेंगे, और डिफेंस की लिबर्टी होगी वो भी क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, तब उसके बाद ट्रायल कंक्लूड होगा, डिसाइड किया जाएगा। इस रिमांड को चैलेंज किया था इन्फॉर्मेंट ने, अपनी अपील्स फाइल की थी। दोनों ने अपने अपने सबमिशंस दिए, स्टेट ने भी अपने सबमिशंस दिए, और अब कोर्ट ने 294 सीआरपीसी का जो प्रोविजन था उसके ऊपर एनालाइज किया। जैसा हम बता चुके हैं 294 क्या कहते हैं कि कोई फॉर्मल प्रूफ नहीं होता सर्टेन डॉक्यूमेंट्स का, और भारत अब यहाँ पे कहा कि 294 को पढ़ने के बाद ये जो सब सेक्शन 3 है वो ये कहता है कि अगर कोई भी जेन्युइननेस और डॉक्यूमेंट का अगर डिस्प्यूट नहीं किया जाता है तो ऐसे में जो डॉक्यूमेंट जो होगा उसको एविडेंस के तौर पर लिया जाएगा, इंक्वायरी हो, ट्रायल हो, या फिर कोई भी प्रोसीडिंग हो जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के अंदर चल रही हो, बिना प्रूफ ऑफ सिग्नेचर ऑफ सच पर्सन, बिना सिग्नेचर पर्सन के प्रूफ के बिना उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस लिया जाएगा जिस व्यक्ति ने उसको साइन किया हो। तो मीन्स ये बताया गया कि चाहे ऑटोप्सी की रिपोर्ट हो, अगर वो साइन की जाती है, अगर डॉक्यूमेंट एडमिट कर लेते हैं डिफेंस वाले, तो उसको एविडेंस के तौर पे ले लिया जाएगा। तो ऐसे में विटनेस को लाने की कैटेगरी में अपने सिग्नेचर प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये चीज बताई थी कोर्ट ने कि अगर ऑथर्स और डॉक्यूमेंट अगर विटनेस बॉक्स में नहीं आते हैं, साथ में ये भी लिखा है कि इफ द ऑथर्स ऑफ दी सच डॉक्यूमेंट विटनेस बॉक्स में नहीं आते कि अपने सिग्नेचर को प्रूफ करने के लिए, तो ऐसे में जो डॉक्यूमेंट्स है उसको तब भी एविडेंस के तौर पे ले लिया जाएगा। और फर्दर जो प्रोविजन थी कोर्ट की कि उनकी जुरिस्डिक्शन है कि और अपने डिस्क्रिप्शन पे सच सिग्नेचर को प्रूव करने के लिए अपनी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होगी। अगर उनको लग रहा होगा कि सिग्नेचर की प्रूफ करने की आवश्यकता, तभी कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन में लगाएगी। और प्रेजेंट केस में ये बताया कि डॉक्यूमेंट्स जो फाइल किए थे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज द्वारा, वो सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स थे जो कि पब्लिक सर्वेंट द्वारा साइन किए गए थे अपने अपनी रेस्पेक्टिव कैपेसिटीज पे, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो, चाहे डॉक्टर हो जिन्होंने ऑटोप्सी कंडक्ट की हो, और या फिर पुलिस ऑफिसर्स हो जिन्होंने मेमो ऑफ रिकवरी प्रिपेयर की हो। एज सच जो ट्रायल जो है वो ट्रायल कोर्ट ने कहा कि वो राइटली रिलाइड, ट्रायल कोर्ट ने ठीक से रिलाई किया था और उसे एग्जिबिट किया था जो स्पेसिफिक रिपीटेड स्टैंड्स लिए गए थे डिफेंस ने, जिन्होंने कहा था कि जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स को एडमिट किया था। पुलिस पेपर जो कि साइन किए गए थे प्राइवेट पर्संस लाइक इन्फॉर्मेंट, तो ऐसे में उसको प्रूफ की आवश्यकता होती है। मींस जैसे पुलिस रिपोर्ट है, FIR है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल साइन करता, तो कोर्ट ने कहा कि इसमें
सिग्नेचर की भाई आप ही ने साइन किए हैं, तो जिस इन्फॉर्मेंट ने साइन किया तो उसको प्रूव करने के लिए वो कोर्ट में बिडकड़े में बुलाया जा सकता है। जो अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, जो प्राइवेट है, जो अदर ऑफिशियल्स हैं, जो अगर अपनी कैपेसिटी पे कर रहे हैं तो उतनी आवश्यकता नहीं है अगर एडमिट कर लेते हैं तो। अब यहाँ पे कहा कि कोर्ट का यहाँ पे सिर्फ इतना काम रह जाता है कि वो अप्रिशिएट करे डॉक्यूमेंट को, एनालाइज करे और टेस्ट द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द एविडेंस। जो एविडेंस के तौर पर लिया जाए कि क्रेडिट वर्थिनेस है कि नहीं है इसकी, जो अवेलेबल होगा रिकॉर्ड में। अगर ये सारे एविडेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है, चार्ज को एस्टेब्लिश कर देते हैं, तो ऐसे में कन्विक्शन रिकॉर्ड की जा सकती है। और अगर एविडेंस जो क्रेडिट वर्थी नहीं है, अगर उसकी रिलायंस नहीं है, उस पर किया जा सकता है, तो ऐसे में अक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट या क्लीन एक्विटल दिया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट ने जब एविडेंस को अप्रिशिएट करने के बाद ये पाया कि एविडेंस था PW1 और PW2 का, वो फुली सपोर्टेड बाय द प्रोसिक्यूशन स्टोरी। जो प्रोसिक्यूशन ने स्टोरी रची थी उसका पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। और क्रॉस एग्जामिनेशन में डिफेंस कुछ ऐसा नहीं निकाल पाया कि जिससे डिस्क्रेडिट किया जा सके। अब जजमेंट्स के ऊपर आए, जो थे सोनू अलियास वैसे अमर वैसे स्टेट ऑफ हरियाणा की जजमेंट भी ये कहती थी। उसके जो कंटेंट्स थे वो यहाँ पर पढ़े, और उसमें सेक्शन 294 CRPC में ये कहता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिस्ट में लिए जाते हैं और अदर साइड को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपोज करें या एडमिट करें। अगर जेन्युइननेस ऑफ डिस्प्यूट नहीं की जाती है, डॉक्यूमेंट की डिस्प्यूट नहीं की जाती, भैया डॉक्यूमेंट ठीक है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट जो है वो एविडेंस के तौर पर ले लिए जाएंगे बिना प्रूफ लिए, विदाउट फॉर्मल प्रूफ। जो एविडेंस एक्ट में जो प्रूफ की आवश्यकता होती है, इसमें उसकी जो आवश्यकता नहीं होगी। ऐसी एक और जजमेंट थी शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, उसमें भी कहा। अब यहाँ पे कहा कि जो अख्तर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल की जजमेंट थी उसमें भी ऐसे ही बात बताई थी। अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट को मिसप्लेस कर दिया था कि अब उसको क्या मिसप्लेस किया, तो वो भी हम देखते हैं। पहले कोर्ट ने 294 CRPC को एनालाइज किया, जो जजमेंट्स आई थी प्रीवियस, उसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन निकाला कि कोई भी एरर नहीं थी जो ट्रायल कोर्ट में जो जजमेंट प्रोनाउंस की थी। और जब वो फैक्ट्स को प्रेजेंट केस में कंसीडर करने के बाद, और डिफेंस ने रिपीटेडली ये कहा कि वो एडमिट कर रहे हैं जेन्युइननेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन डॉक्यूमेंट्स, इसलिए एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए फ्रॉम द फॉर्मल प्रूफ। अब यहाँ पे बताया कि हाई कोर्ट ने कहाँ एरर की। हाई कोर्ट ने यहाँ ये एरर कर दी, एक जजमेंट आई थी मुन्ना पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तो इस जजमेंट पे हाई कोर्ट ने रिलाई किया था। अब इसमें कहा कि जो इशू जो था वो फेयर ट्रायल का था, उस केस में जो इशू था वो फेयर ट्रायल का था, नॉट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 294 CRPC की एप्लीकेशन से संबंधित नहीं था, बल्कि फेयर ट्रायल से संबंधित था। उस केस में, मुन्ना पांडे केस में, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को कन्फ्रंट नहीं किया गया था। जो स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की गई थी 161 CRPC में, मीन्स जो प्रोसिक्यूशन को भी स्टेटमेंट आपने देता है, गवाही देता है विटनेस बॉक्स पे, अगर उसको कन्फ्रंट नहीं किया जाएगा 161 CRPC के तहत, अगर कॉन्ट्रडिक्शन करना चाहते हैं, अगर डिफेंस के काउंसिल, अगर उसको मौका नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में उसके फेयर ट्रायल के ऊपर उस जजमेंट में डिस्कशन किया गया था। और कहा कि इस जजमेंट जो थी वो मिसप्लेस कर दी थी, मीन्स मतलब गलतली, मतलब रॉन्गली रिलाई कर दिया था उस जजमेंट का। कोई जो 294 CRPC से संबंधित नहीं थी। तो यहाँ पर कहा कि हम ऐसे में अपील जो है अलाउ करते हैं, और इम्प्यून जजमेंट और हाई कोर्ट की थी उसको रिस्टोर करते हैं, मीन्स उसको सेट असाइड करते हैं, ऑर्डर जो आया था उसको सेट असाइड करते हैं, और क्रिमिनल अपील को रिस्टोर करते हैं, जो हाई कोर्ट जो क्रिमिनल अपील को सुनेगी और मेरिट्स पे डिसाइड करेगी ऑन द मटेरियल्स ऑन द रिकॉर्ड। और इंसिडेंट जो था, कहा कि 1998 का, तो कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी कोशिशें करें और मैटर को डिसाइड करें जो एविडेंसेस हुआ था जो ट्रायल में लिए गए थे एज अर्ली एज पॉसिबल। और फर्दर कहा कि जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट जो हैं तीनों अपील्स के, जिनको कन्विक्शन कर दिया गया था ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में, वो सरेंडर करेंगे 6 वीक्स के अंदर ट्रायल कोर्ट में, और ये उनके पास ओपन रहेगा, अपॉर्चुनिटी रहेगी, वो सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस हाई कोर्ट के समक्ष जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो एडमिसिबल ग्राउंड्स होंगे इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, और एप्लीकेशन जो होगी वो कंसीडर की जाएगी ऑन मेरिट्स पे। और साथ में ये कोर्ट ने ये भी कह दिया कि हम ये क्लियर करते हैं कि हमने कोई भी एविडेंस को अभी तक अप्रिशिएट नहीं किया है, ताकि कल को हमारे जजमेंट से इन्फ्लुएंस ना हो हाई कोर्ट, तो इसलिए कहा कि हमने किसी एविडेंस को अप्रिशिएट नहीं किया है। तो ये जजमेंट आई थी 21 अक्टूबर 2024 की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।